भारत की नेशनल सिक्योरिटी की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो ताकत और रहस्य दोनों का दूसरा नाम बन चुका है, अजीत डोभाल। आज हम उनकी कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है अजीत डोभाल? क्या वो भारत के जेम्स बॉन्ड हैं जो सीधे मैदान में उतरकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, या फिर एक मॉडर्न चाणक्य जो पर्दे के पीछे से पूरी बिसात बिछाते हैं? सच तो ये है कि उनकी कहानी में ये दोनों ही किरदार शामिल हैं। उनके इस पूरे सफर को समझने के लिए हम उनकी जबरदस्त शुरुआत से लेकर गुप्त ऑपरेशनों में उनकी महारत तक की बात करेंगे। जानेंगे कि कैसे वो भारत के टॉप क्राइसिस मैनेजर बने, कैसे वो राजनीतिक दांव-पेच का हिस्सा रहे और फिर कैसे उन्होंने वापसी करके डोभाल सिद्धांत को जन्म दिया, जिसने कई विवादों को भी हवा दी। चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और अजीत डोभाल की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पहाड़ों से। एक फौजी के बेटे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब एक युवा पुलिस अफसर के तौर पर उन्हें केरला में भड़के दंगों की आग बुझाने के लिए भेजा गया। यहीं पर डोभाल ने पहली बार दिखाया कि वो बाकियों से अलग हैं। जहां शायद कोई और बल का इस्तेमाल करता, वहीं उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने चुपचाप दोनों गुटों के नेताओं की पहचान की, पर्दे के पीछे उनसे बात की और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर धधकते दंगों को शांत कर दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी और दिल्ली में बैठे लोगों की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। सिर्फ 7 साल की सर्विस में राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलना इसी बात का सबूत था। पुलिस की वर्दी अब पीछे छूट चुकी थी और डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो की परछाइयों में काम करने लगे थे। यहीं पर 2 ऐसे मिशन हुए जिन्होंने उन्हें एक साधारण अफसर से एक लेजेंड बना दिया। जरा सोचिए, मिजोरम के घने जंगलों में एक अकेला इंटेलिजेंस ऑफिसर विद्रोहियों के गढ़ में घुस जाता है। डोभाल ने ठीक यही किया। वो उनके साथ बैठे, उनके साथ शराब पी और धीरे धीरे उनके सबसे बड़े राजदार बन गए। उन्होंने ये भांप लिया कि टॉप लीडर लालडेंगा और उसके कमांडरों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बस इसी दरार का फायदा उठाते हुए उन्होंने 7 में से 6 कमांडरों को तोड़कर भारत सरकार के साथ खड़ा कर दिया। ये सिर्फ जासूसी नहीं थी, ये था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो खुद दुश्मन के मुंह से आया। लालडेंगा ने बाद में कहा, इस अजीत डोभाल ने मेरे 6 कमांडर छीन लिए, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए कि जीत कितनी बड़ी थी। लालडेंगा को मजबूरन शांति वार्ता के लिए आना ही पड़ा। मिजोरम में बंदूकें थीं तो सिक्किम में एक अलग ही खेल चल रहा था, राजनीतिक खेल। यहाँ का राजा अमेरिका की तरफ झुक रहा था, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा था। डोभाल का मिशन इस बार बंदूक से नहीं बल्कि लोगों के दिल और दिमाग को जीतने से जुड़ा था। उन्हें पर्दे के पीछे रहकर लोकल पॉलिटिकल पार्टियों को इतना मजबूत करना था कि वो राजा के खिलाफ खड़े हो सकें और भारत के साथ आने की मांग करें। और नतीजा? जब वोटिंग हुई तो नतीजा हैरान करने वाला था। 97% लोगों ने भारत के साथ विलय के लिए वोट किया। ये एक ऐसी जीत थी जो गोलियों से नहीं बल्कि खामोशी से बिछाई गई राजनीतिक बिसात पर जीती गई थी। फील्ड एजेंट का काम अब खत्म हो चुका था और डोभाल की भूमिका बदलने वाली थी। अब वो परछाई से निकलकर बातचीत की मेज पर आने वाले थे, और वो भी भारत के 2 सबसे बड़े सुरक्षा संकटों के बीचों बीच। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ये कहानी सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है ना? स्वर्ण मंदिर आतंकियों के कब्जे में था। डोभाल ने क्या किया? पहले वो एक रिक्शा चालक बने और बाहर की रेकी की। फिर अपनी जान हथेली पर रखकर एक पाकिस्तानी ISI एजेंट होने का नाटक किया और सीधे आतंकियों के बीच पहुंच गए। उन्होंने ना सिर्फ उनकी सारी योजनाएं जान ली, बल्कि उन्हें बिना खून खराबे के सरेंडर करने के लिए भी राजी कर लिया। और फिर आया 1999 का कंधार विमान अपहरण, एक ऐसा संकट जिसने पूरे देश की सांसें रोक दी थीं। कमांडो ऑपरेशन का कोई रास्ता नहीं था। डोभाल को मुख्य वार्ताकार बनाकर भेजा गया। उन्हें एक नामुमकिन फैसला लेना था, 175 यात्रियों की जान या 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई। उन्होंने यात्रियों की जान को चुना। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर आज भी बहस होती है, लेकिन उस पल ये सैकड़ों जिंदगियों को बचाने का शायद एकमात्र रास्ता था। चलिए अब डोभाल के करियर के उस पहलू पर आते हैं जहां जासूसी की दुनिया राजनीति के गलियारों से मिलती है। यहाँ उनके हर कदम ने उनके लिए शक्तिशाली दोस्त और दुश्मन दोनों बनाए।
देखिए, सत्ता के साथ डोभाल के समीकरण हमेशा से ही बदलते रहे हैं। जब बीजेपी सरकार थी तो उन्हें गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का दाहिना हाथ माना जाता था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, पासा पलट गया। कांग्रेस के सत्ता में आने पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर उनका 2 साल का कार्यकाल कथित तौर पर घटाकर सिर्फ 8 महीने कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल तो तब आया जब उन पर कश्मीर की राजनीति में सीधे दखल देने का आरोप लगा। कहा जाता है कि उन्होंने ही मुफ्ती मोहम्मद सीद को कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी पीडीपी बनाने के लिए तैयार किया था। अगर ये सच है तो ये एक ऐसा कदम था जिसने कश्मीर की राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया और कांग्रेस को सीधे तौर पर चुनौती दी। रिटायरमेंट का मतलब कई लोगों के लिए अंत होता है, लेकिन अजीत डोभाल के लिए ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उन्होंने सत्ता के केंद्र में अपनी वापसी की पटकथा खुद लिखी। रिटायर होते ही उन्होंने सीधा निशाना लगाया भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम पर। प्लान किसी एक्शन फिल्म की तरह था। छोटा राजन के शूटरों का इस्तेमाल करके दाऊद को उसकी ही बेटी की शादी में खत्म करना। लेकिन ये साहसी ऑपरेशन एक अनएक्सपेक्टेड वजह से फेल हो गया। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस ने ही उन शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था। बंदूक और जासूसी के बाद डोभाल ने अब विचारों की लड़ाई शुरू की। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन यानी VIF की स्थापना की। कागजों पर तो ये एक थिंक टैंक था, लेकिन हकीकत में ये उस वक्त के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का लॉन्च पैड बन गया। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, बड़े बड़े नाम VIF के मंच पर आए और यहीं से उस राजनीतिक लहर की नींव पड़ी जिसने उस वक्त की सरकार को हिलाकर रख दिया। और फिर वो दिन आया जब डोभाल सत्ता के शिखर पर पहुंचे। अब बात करेंगे उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने की, उस डोभाल सिद्धांत की जिसने भारत की सुरक्षा नीति को बदल दिया, और उन विवादों की जिन्होंने परछाई की तरह उनका पीछा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनते ही डोभाल ने भारत की दशकों पुरानी रक्षा नीति को पलट कर रख दिया। उन्होंने पेश किया डोभाल सिद्धांत। आसान शब्दों में इसका मतलब था, अब हम सिर्फ मार खाकर जवाब नहीं देंगे, अब हम दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे। अब भारत खतरों का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उन्हें उनके सोर्स पर ही खत्म कर देगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी आक्रामक सोच का नतीजा थे। इन दोनों ही ऑपरेशनों के पीछे जिस एक दिमाग को मुख्य योजनाकार माना गया, वो थे अजीत डोभाल। जब कोई इतना शक्तिशाली होता है तो विवाद उसका पीछा नहीं छोड़ते। डोभाल के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगे। उनके एक बेटे की कंपनी में पाकिस्तानी पार्टनर होने की बात सामने आई, तो दूसरे बेटे पर नोटबंदी के ठीक बाद केमन आइलैंड्स में फंड बनाने का आरोप लगा। हालांकि इनमें से एक मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश को अदालत में लिखित माफी भी मांगनी पड़ी। तो आखिर में सवाल वही आ जाता है, अजीत डोभाल का पूरा करियर एक देशभक्त की रणनीति का प्रतीक है, या फिर ये राजनीतिक शक्ति हासिल करने और उसे बनाए रखने की एक बेजोड़ कला है? इसका जवाब शायद उनकी शख्सियत की तरह ही बहुत कॉम्प्लेक्स है।